हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज लक्ष्य बैच में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, शायद आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें ही चैप्टर आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि यार वैसे मुझे यहाँ पे अभी वो कराना था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट आई डिसाइडेड कि पहले इलेक्ट्रिसिटी करते हैं देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो बच्चे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए कमेंट करे थे, इससे नेक्स्ट चैप्टर हम वो करेंगे। एंड नाउ आई नो बहुत बच्चों को लग रहा है कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी हम इसको इतना इजी वे में करेंगे ना कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजी सिंपल से टॉपिक्स थे। एंड आपको इस वीडियो के बाद अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया, आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ठीक है, सो विद दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ज की। ये चार्ज क्या होता है? देखो, अगर आपको याद होगा केमिस्ट्री में हमने एटम्स पढ़े हैं, है ना। एंड जब हमने पहले हमने पढ़ा कि यार जो एटम्स है ना उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, धीरे धीरे विद टाइम पता चला कि एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सोच रहे हो कि मैम फिजिक्स का लेक्चर है, आपने तो केमिस्ट्री शुरू कर दिया। यहाँ पे जो पॉइंट आपको समझाने वाला है वो ये है कि जैसे एक एटम होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए एंड न्यूट्रॉन्स हो गए। अब प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीजें, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये है क्या? ये बेसिकली चार्ज है। सो जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं वो सेम ही है। सो इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। इट कैन बी ईदर नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन हो गया, या पॉजिटिव, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, सो इसको कहते हैं हम चार्ज। हर चीज में चार्ज होते हैं क्योंकि हर चीज एटम से बनी हुई है। सो हर चीज प्रोसेस करती है, उसमें चार्ज होते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पे चार्ज की एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे के पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर आप मैग्नेट ले लो, सो हर मैग्नेट का ना एक एंड होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। सो जो सेम एंड है, जब आप उनको पास लाओगे ना तो वो ऐसे ऐसे एक दूसरे से दूर होंगे, जिसको हम बोलते हैं दे रिपेल ईच अदर। एंड जैसे एक मैग्नेट आपने टर्न करी, अब पास लाओगे तो पटक करके मैग्नेट चिपक जाएगी, क्योंकि अब आपने यहाँ पे दूर, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल से अटैच होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा, चार्ज दैट आर सिमिलर, सेम चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। एंड वाइल डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अलग अलग, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, नाउ कॉलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय सी। सो कॉलम, जब भी हम चार्ज की बात करें कि इस चीज में इतना चार्ज है, सो हमेशा उसको हम, जैसे अगर बोल रही हूँ मैं 64,000 या 6400 कॉलम, सो चार्ज को हमेशा साथ में सी लिखा जाता है, विच स्टैंड्स फॉर कॉलम। ठीक है, अब इसके अलावा क्यू होता है जब हम चार्ज लिखते हैं। अब जैसे वैसे बात करेंगे तो ऐसे कहेंगे यार चार्ज है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये सी हो। ये क्या है? सी नहीं लिखते हैं, सी उसकी एसआई यूनिट के लिए लिखते हैं। समझो बात को, जैसे अगर आपको टाइम लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? टी इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स। ठीक है, अब यहाँ जो टी है वो क्या डिनोट कर रहा है? टाइम का शॉर्टकट टी है। ये जो एस है ये इस टाइम की एसआई यूनिट है। तो इसी तरीके से जब हम चार्ज की बात करते हैं तो वी राइट क्यू हो गया कि हम नेट चार्ज की बात कर रहे हैं या टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं। एंड ये जो हमारा सी है विच स्टैंड्स फॉर कॉलम, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, तो कभी भी किसी भी फॉर्मूले में ये कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे अभी हम आगे फॉर्मूला करेंगे जहां पे चार्ज लिखना है वहां सी लिख दो, नहीं, हम हमेशा चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? क्यू से। सो नेट चार्ज क्यू बेसिकली होता क्या है? टोटल चार्ज को हम नेट चार्ज बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों के लिए यूज करेंगे हम क्यू ही, मतलब टोटल चार्ज की बात कर लो या नेट चार्ज की बात कर लो। ठीक है, क्लियर? चार्ज समझ में आ गया। चलो इसी के साथ में चलते हैं भाई नेक्स्ट चीज पे, विच इज इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट वर्ड जब भी सुनते हैं ना तो क्या लगता है? जैसे किसी चीज को हाथ लगाया, करंट लग गया। तो हमने हमेशा करंट जब भी बात होती है तो ऐसी बात होती है कि हाँ करंट लगना, बट एक्चुअल में करंट है क्या? जैसे अगर यहाँ पे लाइट्स चल रही हैं या कोई अप्लायंस आप चला रहे हो, कुछ भी आप इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट कर रहे हो, इसका मतलब है उस चीज में करंट है तभी वो चीज चल रही है। और करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब भी कोई भी चीज है उसमें से जब चार्जेस फ्लो करेंगे, और ये ध्यान रखना जब भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यही चार्जेस हैं जो हमारे मूव करेंगे, तभी इलेक्ट्रॉन से ये वर्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी आया है, ठीक है। तो जब भी बात कर रहे हैं चार्ज फ्लो कर रहे हैं, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं करंट। तो किसी भी जगह से जब चार्जेस फ्लो करते हैं, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वहां पे करंट पास हो रहा है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में वी कैन से इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू, हम जैसे एक वायर में से, अब कोई भी अप्लायंस है, कोई भी चीज है, कैसे करंट पास कहां से होता है, उस तार में से ही जा रहे होते हैं। तो जब उसमें से चार्जेस पास हो रहे होते हैं, वी से दैट देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन दी कंडक्टर, ठीक है। अभी कंडक्टर पे भी आएंगे, कंडक्टर क्या होता है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। सो करंट हमें पता चल गया, वो क्या है भाई, चार्जेस जब भी फ्लो करेंगे तो हम बोलते हैं करंट। अब करंट को रिप्रेजेंट, अगेन भाई अब दिक्कत क्या है ना, सी से ही चार्ज, सी से ही करंट, इसीलिए उसका वैसे हमने सी इक्वल्स टू ऐसे फॉर्मुलेज नहीं बनाए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि चार्ज का फॉर्मूला या करंट का। इसलिए हमने क्या किया, चार्ज के लिए तो हमने बोल दिया भाई चार्ज होता है Q, एंड करंट की जब हम बात करेंगे, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद I, ठीक है। आप करंट की हमने डेफिनेशन में ही देखा, चार्जेस का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हमारा जो I है, मतलब हमारा जो करंट है, इक्वल हो जाएगा Q अपॉन टी के, और तो कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया उतना करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। आप इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट की बात करें तो वो होता है एम्पेयर, मतलब ए से। जैसे अभी जब हम चार्ज की बात कर रहे थे तो हमने कहा Q इक्वल्स टू, मान लो इसमें कितना चार्ज है, 1600 कॉलम हो गया। जब हम करंट की बात करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे भाई, किसी चीज में मान लो 5 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, ठीक है। सो अगेन I इज यूज्ड फॉर करंट, एंड ये जो A है ये स्टैंड्स फॉर एम्पेयर, और ये करंट की SI यूनिट है। जैसे यहाँ पे ये चार्ज था और ये चार्ज की SI यूनिट थी, ठीक है। अब आगे देखो, इट इज डिफाइंड एज 1 कॉलम ऑफ चार्ज फॉलोइंग पर सेकेंड। जब भी यहाँ पे जितने भी आप SI यूनिट्स देखोगे ना बच्चे, जब भी इनको डिफाइन करना होगा, बहुत जगह आएगा कि इनकी SI यूनिट को डिफाइन करो, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे किसकी SI यूनिट है, करंट की, तो आप ध्यान दोगे कि यार करंट की जब भी हम बात करें, करंट का फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन में T, ठीक है। Q की SI यूनिट क्या है, कॉलम, T की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड, और इसकी क्या होती है, एम्पेयर। सो अगर 1 एम्पेयर डिफाइन करना है, सो 1 एम्पेयर ऑफ, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कॉलम पर सेकेंड, मतलब इज डिफाइंड एज 1 कॉलम ऑफ चार्ज, एक कॉलम चार्ज इन पर सेकेंड जब फ्लो कर रहा है तो हमारा 1 एम्पेयर का करंट बन रहा है, ठीक है। तो हर बार अभी आगे जितनी भी SI यूनिट पड़ेगी ना, उनको डिफाइन करने को आएगा, और सबकी यही करनी है हमें, ठीक है। बस फॉर्मूला देखना है, जिसकी SI यूनिट है किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या होता है, उनकी SI यूनिट से हमारी यहाँ पे डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 कॉलम इक्वल्स टू 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है इसका, कि जब हम 1 कॉलम चार्ज की बात करते हैं, अब C हमारा कॉलम के किस कॉलम के लिए स्टैंड करता है, और कॉलम किसका SI यूनिट है, चार्ज का। तो यहां बोल रहा है कि 1 कॉलम चार्ज की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब यहां से ना, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं, एक बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आता है, हर बार 1 मार्क वगैरह में पूछ लेंगे। 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ऐसे दे दिया कि भाई 1 कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कॉलम चार्ज होगा, या इसका वाइस वर्सा। पहले हम ऐसे निकाल के देखते हैं, अगर हमें पता है कि 1 कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, सिंपल 1 अपॉन दिस कर देंगे, 6 into 10 raised to the power। करके देखिए जरा, इसको सॉल्व करके दिखाऊं मैं, इसको यहां थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। देखो ध्यान से इसकी कैलकुलेशन समझना, 1 अपॉन में 6 into 10 raised to the power 18, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 10 raised to the power 18 को अभी नहीं छेड़ते,
इसको डिवाइड करते हैं। अब सोच रहे हो कि मैम ये डिवाइड कैसे होगा, भाई 6 को अगर 1 से डिवाइड करना है, 6 जीरो ज़ा 0, ये आ गया 1 डॉट डेसिमल लगाया 10 हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 ये आ जाएगा, 4 डेसिमल लगा हुआ है तो बन जाएगा 40, देन 6 6 ज़ा 36, सो ये फिर से 4 आ जाएगा और मतलब ये ऐसे चलता रहेगा तो 0.1666 चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 0.166 ऐसे चलता जाएगा। सो ये 6 तो अब कैंसिल हो गया, नीचे बचा 10 रेज टू द पावर 18। जब हमें पता है अगर नीचे आपके पास है और पावर 18 है, जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या होता है, पावर नेगेटिव हो जाती है। तो ये ऊपर आके हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 18, ठीक है, और पावर नेगेटिव हो जाएगी -18 हो गया, ठीक है। अब देखो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे तो नहीं होते, हमें क्या करना है, एक डेसिमल इधर लेके आना है। अब अगर डेसिमल उधर शिफ्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो है हमारा 10 कम हो जाएगा। अब -18 में एक 10 कम करो तो क्या हो जाएगा, ये -19। सो ये आ गया 1.6, आगे लिखने की जरूरत है, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.6 काफी है, 10 रेज टू द पावर -19। सो दैट मीन्स अगर हमें ये पता है कि भाई 1 कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कॉलम, ठीक है। अब इसी का ही रिवर्स भी आ सकता है क्वेश्चन। रिवर्स में कैसे आ सकता है भाई, कि आपको ये दे दिया, मतलब दे क्या दिया आपको, आपसे बस डायरेक्टली ये पूछ लिया कि भाई हम बताओ कि एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अभी पहले हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता था हमें एक कॉलम में कितने हैं, अब इसी का ही रिवर्स है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप पहले बोलोगे कि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कॉलम इतना चार्ज होता है। अब हमें निकालना है 1 कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या चलता जा रहा है, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। चलो अब अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, अगेन देखो यहाँ पे पॉइंट है, मैं पॉइंट हटाऊंगी ऊपर 10 बन जाएगा, तो ये क्या आ गया मेरे पास 10 अपॉन में 16 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। अब 16 को डिवाइड कर लें 10 से, सो 16 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 16 जीरो ज़ा 0 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 पॉइंट लगाएंगे, नाउ 16 इंटू 6 इज 96 हो जाएगा, ये बचेगा 40। अब पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 40 बन गया, तो 16 2 ज़ा कर सकते हैं, 16 2 ज़ा 32 एंड ये आ जाएगा 80, लो 16 5 ज़ा 80 होता है, ये हो गया हमारा 0.625 अपॉन में 10 रेज टू द पावर -19 है। अब ये 10 रेज टू द पावर -19 को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो क्या होगा बेटा, ये मेरा हो जाएगा 0.625 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, ठीक है, क्लियर है। -19 था, ऊपर आके +19 हो जाएगा। अब अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, सो अगेन मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। अब 19 जीरोस हैं, एक इधर चली जाएगी 0, सो यहाँ पे तो हो जाएगा 6.25 इंटू में 10 रेज टू द पावर 18 हो जाएगा। सो यहाँ से हमने बोला कि भैया हमारे 1 कॉलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ से वाइसा वर्सा वाली बात है कि अगर आपको ये दे रखा है तो आप वो निकाल दोगे, वो दे रखा होगा तो ये निकाल दोगे। आपको ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो वैल्यू थी 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 18, इधर आया है 6.25, आप ये लिखो चाहे ये लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, ऐसे चल पाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बैक टू दी टॉपिक, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमारा जो करंट होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पेयर में होती है, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर 4 5 6 जितना भी एम्पेयर है। लेकिन कभी कभी ना करंट बहुत कम होता है, 1 एम्पेयर से भी कम, तो उसके लिए हम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर। मिली एम्पेयर होता है 10 रेज टू द पावर -3 एम्पेयर, ठीक है, एंड उससे भी छोटा अगर है माइक्रो एम्पेयर बताना है तो 10 रेज टू द पावर -6 एम्पेयर के ये इक्वल होता है। सो ये दो यूनिट्स है जिसको हम यूज करते हैं
करंट को बताने के लिए, ठीक है। एम्पेयर तो उसकी ऐसा यूनिट है ही, लेकिन अगर वो बहुत छोटा, बहुत बहुत कम करंट है, सो हम मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर भी यूज करते हैं, ठीक है, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर इंसुलेटर्स बहुत सारा को तो पता ही होगा भाई क्या होता है। देखो हमेशा हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका क्या मतलब है? ऐसी चीज, ऐसा मटेरियल जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आराम से पास हो जाए, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। जैसे कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर हो गया हमारा, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे कि आपने देखा ही होगा जितनी भी वायर्स होती है घर में, ज्यादातर वो कॉपर की होती है। सो क्योंकि वहां से आराम से जो है हमारा करंट पास, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसी तरीके से अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, सो इंसुलेटर कौन से होते हैं? आर दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते। जैसे ग्लास हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है? दे आर इंसुलेटर, मतलब इनसे अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाती है। एक अगर हम नेचुरल एग्जांपल देखें, देखो अगर आपके हाथ में मान लो लोहे का कोई चीज़ है और अगर आप बिजली का कुछ काम कर रहे हो तो चांसेस है कि आपको करंट बहुत जल्दी लग जाएगा, बिकॉज अगर लोहे का हथौड़ी है चाहे प्लास है, वो क्या है, सिंस वो आयरन की है तो वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। वहीं दूसरे हाथ में आपने देखा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, एकदम से अगर किसी को करंट लग जाता है, कोई मान लो करंट लग गया, चिपक गया, तो उसको हाथ लगाने की जगह क्या करते हैं? एक वुडन चीज लेके आएंगे जिससे उसको छुड़ाया जाए, बिकॉज वुड इज अ इंसुलेटर, वो बैड कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरीके से अगर जैसे कभी गीले हाथ होते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने, क्या बोलते हैं भाई? रबर की चप्पल पहन लो, बिकॉज रबर क्या है? इट इज एन इंसुलेटर। सो ये डे टू डे वाली चीजें हैं जो आपको एग्जांपल्स के साथ देखोगे तो याद रहेगा कि हाँ भाई, कंडक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं, एंड इंसुलेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते आसानी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब देखो घर में हमारी जितनी भी ये लाइट्स है, फैन है, एसी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीजें कैसे चल रही है? क्योंकि ये जितनी भी चीजें चल रही है ना, ये सब एक सर्किट में लगी हुई है। सर्किट बेसिकली क्या है? इट इज अ क्लोज्ड लूप पाथ इन विच अ करंट फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अभी हम सर्किट पे आएंगे, जो सिंबल्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं उन सब पे आएंगे। अभी के लिए मैं बस सर्किट बता रही हूँ क्या होता है, बिकॉज अभी आगे जो टॉपिक्स करेंगे उसमें यूज होगा। सो जैसे हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है, अब इस बैटरी के साथ आपने वायर्स अटैच कर दी, ठीक है, यहाँ पे आपने बल्ब अटैच कर दी, ये सब वायर से अटैच हो, अभी पूरा एक लूप बन गया जिसकी हेल्प से यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगी या हमारा करंट फ्लो कर पाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज लूप, इसको हम सर्किट बोलते हैं, जिसमें हमारा स्विच आ गया, ऑन ऑफ करने वाला, अप्लायंस इसमें लगे, जैसे ये यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, बैटरी से इसको करंट मिलेगा, एंड स्विच को अगर आप ऑन या ऑफ करोगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा या बंद होगा। सो ये पूरा एक सर्किट हो गया, ठीक है भाई। अब इसमें आगे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो करंट किस फ्लो में डायरेक्शन क्या होती है करंट की? जैसे अभी मैंने सर्किट की बात करी, सो इस तरह से सर्किट है, सर्किट में ये बैटरी है जिसकी वजह से करंट हमारा फ्लो करेगा। अब करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है ना, जैसे ये पॉजिटिव है टर्मिनल और ये है नेगेटिव, सो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। अब ये कैसे डिसाइड हुआ? देखो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिस्कस हो रही थी ना, तो साइंटिस्ट ने बात करा कि देखो भाई, चार्ज फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो होगा, जहां जहां चार्ज फ्लो करेगा वहां वहां करंट फ्लो करेगा। सो उस टाइम पर लोगों ने देखा प्रोटॉन्स हमारे क्या है बच्चे? पॉजिटिवली चार्ज है। सो पॉजिटिव चीज हमेशा कहाँ की तरफ भागेगी? नेगेटिव चीज की तरफ, है ना। ये तो हमने भी स्टार्टिंग में ही देखा कि भैया जो एक दूसरे के ऑपोजिट है वो एक अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव चीज हमेशा नेगेटिव की तरफ भागेगी। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। लेकिन अभी मैंने यार बताया आपको कि जब भी यहाँ हम करंट के फ्लो की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव है, और नेगेटिव चीज किसके पीछे भागती है? पॉजिटिव के पीछे। तो ये कैसे हो सकता है कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं? ये सारा कंफ्यूजन ना इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हो गई थी ना,
उस टाइम पे हमारे सिर्फ प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, तब ये डिस्कवर ही नहीं हुआ था कि नेगेटिव चार्ज भी हैं। अब भैया ये बड़ी दिक्कत हुई कि सच तो यही है कि भैया नेगेटिव चार्ज जो है ये हमारा माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है, तो करंट का फ्लो भी ऐसे ही होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव पे। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा यार इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो, तो जैसा बच्चों को सिखा चुके हो वैसा ही कंटिन्यू करो कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। इसीलिए अभी तक भी ये चल रहा है कि जहां पे भी होगा हम यही बात करेंगे कि करंट जो फ्लो करता है वो कैसे करता है बच्चे, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, और हम ऐसे बोल देते हैं कि करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होता है। चलो अब पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसे याद रखोगे, क्योंकि जब भैया ये डिस्कवर हुआ था तब इलेक्ट्रॉन्स का किसी को पता नहीं था, तो प्रोटॉन्स हमारे क्योंकि पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, इसीलिए करंट को भी बोलते हो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। एंड जब भी कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव चीज की तरफ भागेंगे। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन opposite to flow of electrons, as electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was discovered first and current was considered to be flow of positive charge। ठीक है, ये जो मैंने इतना सारा समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुई थी तो इतना तो उन्होंने दिमाग लगा लिया कि चार्जेस जहां फ्लो कर रहे हैं करंट भी उधर फ्लो करेगा, लेकिन चार्ज उन्हें लगा सिर्फ प्रोटॉन्स ही है, पॉजिटिव चार्ज ही है। सो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इसीलिए करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहता है। बट जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए तब पता चल गया कि भाई मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उसमें, तो उन्होंने कहा चलो भाई अब इसको ऐसे ही इस प्रथा को आगे चलाते जाओ कि करंट मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं अमीटर। अब ये अमीटर क्या होता है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है। वैसे तो अभी हम सारे सिंबल्स देखेंगे, जैसे ये हमारा यहाँ पे आप देखोगे ये बैटरी का सिंबल है, ये बल्ब का सिंबल है, ये हमारा प्लग का सिंबल है। तो ये सारी चीजें अभी हम जाके देखेंगे जब सर्किट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझ लेते हैं अमीटर होता क्या है। बच्चे, एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, फोटो देख सकते हो यहाँ पे, इसका काम क्या होता है ना, ये बताता है कि कितना किसी चीज में करंट है, तो करंट कितना है इसको जज करता है ये एमीटर। ठीक है, सो पढ़ लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक सर्किट में कितना करंट है ये काम है एमीटर का। एमीटर बताएगा कितना करंट है। ऑल्सो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज में कनेक्ट होना क्या होता है, देखो ये एक सर्किट है, जब कोई चीज इसी लाइन में लगती जाती है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज में लगना। अभी आगे टॉपिक आएगा जिसमें हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या क्या होते हैं, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, सब पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारी चीजें मैं एक साथ बता दूंगी तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। अभी के लिए हमने क्या सीखा कि जो हमारा एमीटर होता है वो करंट को बताता है कि किसी भी सर्किट में कितना करंट है, ये एमीटर बताता है, एंड वो हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में, एंड इट हैज लो रेजिस्टेंस। अगेन रेजिस्टेंस क्या होता है मैम, बेटा पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इसका। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या तीन चीजें देख ली, अमीटर हमारा बताएगा करंट को, एंड वो सीरीज में कनेक्ट होता है और लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बस इतना काफी है अभी के लिए। आगे अब बात करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जब पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना तब दिमाग घूम जाता है कि अब इस चैप्टर में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि ट्रस्ट मी ये बेकार में, मेरे को तो ये साइंटिस्ट का ही समझ नहीं आता, इतने मुश्किल वर्ड देते ही क्यों है, बड़ी सिंपल सी चीज है यार। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पहले हम अपना नॉर्मल भाषा में इसको समझते हैं, फिर जरा बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखो अभी हमने देखा जैसे यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पे एक सर्किट है, अब इस सर्किट में से करंट पास होगा। किसी भी चीज में से बच्चे करंट जब पास हो रहा है, जैसे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, अभी मान लो इसमें यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे कनेक्शंस वगैरह नहीं है, बस एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसमें से हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो करेंगे, बट क्या इलेक्ट्रॉन्स वेले बैठे हैं, ना कोई आपने कनेक्शन दिया ना कुछ हो रहा है, बैठे और आराम से बैठे हैं, वो क्यों फ्लो करे, वो कब फ्लो करेंगे, जब उनको कोई प्रेशर मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने यहाँ से धक्का दिया इनको, तो वो फ्लो करना, धक्का मिलेगा तो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। कोई चीज जब इस पे प्रेशर क्रिएट करेगी, इसका ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे पता नहीं है एनसीईआरटी में वो है या नहीं, बट मैंने देखा था एक एग्जाम्पल कि जैसे इस तरीके से एक बीकर है,
ठीक है, मेरी ड्राइंग एक तो इतनी अच्छी नहीं है यार। एक बीकर इस तरीके से है, ठीक है। अब मान लो कि ये बीकर कनेक्टेड है एक पाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरीके से ये सेटअप है, क्या इस बीकर में पानी का फ्लो इधर उधर होगा? नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेम बीकर मैंने रखा हुआ है एंड जो ये वाला मेरा सेकंड वाला बीकर था, इसको मैंने थोड़ा सा ना ऊपर कर दिया। आप देखो जरा, पाइप का कनेक्शन भी दिखा देती हूं मैं। यहां से इस तरीके से। अब मुझे बताओ जरा क्या होगा बच्चे, जब मैंने अपने सेकंड बीकर की हाइट को ऊपर कर दिया तो क्या होगा? पानी यहां से पटक पटक करके फ्लो करेगा। ये जब वो इक्वल उस पे दे तो कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने उसकी हाइट को बढ़ा दिया एक बीकर की, तो यहाँ जितना पानी था वो पास हो गया इधर। तो यहाँ पे क्या हुआ? फ्लो स्टार्ट हो गया। लेकिन इस फ्लो को स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या किया? इसकी हाइट बढ़ाई, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। ठीक है, आ गई मैं बुकेश लैंग्वेज पे, घबराओ नहीं, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हुआ यहाँ पे। सिंपल सा समझो कि यहाँ पे मैंने इसकी हाइट इंक्रीज करी तो यहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आराम से बैठे हैं, उनका फ्लो स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज तो हम करते हैं तभी वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। वो चीज क्या है? जैसे इसका मैंने वायर से कनेक्शन करके यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी, ठीक है। अब भैया तुमने बैटरी लगा दी, बैटरी की कुछ पावर है, वो यहाँ से इस बैटरी की वजह से करंट का फ्लो बेसिकली स्टार्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे, क्योंकि यहाँ पे इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये बैटरी क्या काम कर रही है? ये बैटरी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से कह सकते हैं पुश कर रही है, ठीक है। सो अब इसको जरा डेफिनेशन में समझते हैं। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। अब यहाँ पे इस बैटरी ने कुछ वर्क डन किया, देयर इज सम वर्क डन, कुछ वर्क हुआ है जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम चार्ज कह रहे हैं, ये जो चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह पे आपने मूव कराया। अब इस हमें तो पता ना इस सेल की वजह से ऐसा हुआ है। सो यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ है। जब भी ऐसा कोई वर्क डन किया गया है, कोई ऐसा काम किया गया है जिससे हमारे चार्ज जो हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का मतलब क्या है? फ्लो कराना। सो इन चार्जेस को फ्लो कराया गया है जिससे करंट पास होना स्टार्ट हुआ है। सो कैसे बोलेंगे हम इसको? अगेन, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। सो वर्क डन हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन में चार्ज। सो जितना वर्क डन किया गया है और जितना चार्ज मूव किया है उससे निकल के आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन मीडियम है, क्या मीडियम है जिससे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है? ये मीडियम है, ये बैटरी। इस बैटरी की वजह से यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्क डन किया गया है जिससे यहाँ पे ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव व्हेन देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। पहले वो आराम से बैठे थे, जैसे यहाँ से बैटरी से कुछ गया, क्या गया बच्चे? बैटरी में आपने देखा हो, कोई भी बैटरी है, घर में कोई भी अप्लायंस होता है तो हम बोलते हैं ना कि यार जैसे छोटी सी बैटरी आती है तो ये इतनी वोल्ट की है, या वो बड़ी थोड़ी बैटरी हो जाएगी, 9 वोल्ट्स की बैटरी है, या अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर ले, भाई साहब ये जो डिवाइस है 1200 वोल्ट की है। सो यहाँ पे ये वोल्टेज हुआ है ना, यहां से हमने कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करी जिसकी वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करे। यही जो वोल्टेज है ना बच्चे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसके इक्वल हो गया? वर्क डन। जितना, अच्छा वर्क डन जब भी बात हो रही है ना, वर्क डन का मतलब है कुछ एनर्जी लगी, ठीक है। सो वर्क डन अपॉन में किसको मूव करा गया है? चार्ज को, ठीक है। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। तो इसका जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे तो हम कैसे रहते हैं? 9 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 1200 वोल्ट है, 1500 वोल्ट है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो वोल्ट होता है, ठीक है। नाउ वे, अच्छा 1 वोल्ट अब किसके इक्वल होगा? देखो मैंने पहले ही बोला था कि ये पूछा जाएगा। अभी हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा, इसकी एसआई यूनिट हो गई वोल्ट, ठीक है। एंड इक्वल्स टू किसके है? वर्क डन। जब भी हम वर्क की बात करते हैं बच्चे, वर्क डन जो होता है हमारा, एनर्जी बेसिकली लग रही है, किस में काउंट करते हैं उसको? जूल्स में। अपॉन में चार्ज। चार्ज का क्या होता है?
कॉलम एसआई यूनिट होता है। सो यहाँ पे इन सबकी तीनों की एसआई यूनिट आ गई। सो अगर मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो हम कहेंगे 1 जूल ऑफ वर्क डन इन टू मूव 1 कॉलम ऑफ चार्ज, दैट इज आर वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सो यहां से हमें समझ में आ गया एक चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करा गया, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब वोल्टामीटर जैसे अमीटर होता है ऐसे हमारा वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर जैसे अमीटर क्या करता था, वो हमें बताता किसी चीज में किसी सर्किट में कितना करंट है, ये हमें बताएगा किसी सर्किट में कितनी वोल्टेज है। ठीक है, सो वोल्ट मीटर बताएगा वोल्टेज। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, इट इज वन ऑफ दी सेम थिंग। ठीक है भाई, बिटवीन टू लोकेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। याद करो जब हमने बात करी थी अमीटर की तो हमने बोला था वो कैसे लगता है, वो सीरीज में लगता है। एंड जब हम बात करेंगे वोल्ट मीटर की सो ये हमेशा पैरेलल लगता है। तो सीरीज का हमने देखा था सर्किट, जैसे ये एक सर्किट चल रहा है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इधर अगर मुझे मीटर लगाना है सो मैंने इन्हीं वायर्स के कनेक्शन के साथ ये ऐसे ऐसे करके चीजें लगाती गई मैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीरीज में लगाना। अब यहाँ पे आप देखोगे ये कैसे लगा रखा है कि ये पूरी सीरीज चल रही है हमारी, लेकिन इसको ऐसे ऊपर करके, तो बेसिकली क्या कर दिया, पैरेलली लगा दिया। अभी हम अगेन पूरा इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, बट इस तरीके से चीज को कनेक्ट करना, इसको पैरेलल में कनेक्ट करना बोलते हैं। एंड जब आप उसी जो आपकी वायर्स की सीरीज चल रही है उसी में लगाते हो तो उसको सीरीज में कनेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट तो मैं पहले ही आपको बता चुकी, सर्किट क्या होता है भाई, हमारा एक पूरा एक लूप बनता है जिसमें ऐसे हमारा करंट आराम से पास हो पाता है। जब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की, जैसे अभी आपने देखे बहुत जगह पे, जैसे अभी जो मैं आपको बता रही थी इस तरीके से हमारे ये सारे क्या हैं, दीज आर और सर्किट डायग्राम्स, ये सारे सर्किट डायग्राम्स ही हैं। ठीक है, आप जरा बात कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास सिंबल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, सो अ ड्राइंग शोइंग द वे वेरियस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। सो एक सर्किट में चीजें कैसे कैसे आपस में कनेक्टेड है उसको जिस ड्राइंग की हेल्प से हम दिखाते हैं उस ड्राइंग को हम सर्किट डायग्राम बोलते हैं। अब उसके लिए क्या क्या सिंबल यूज करते हैं हम, जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक सेल दिखाना है तो सेल हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से हम सेल बनाते हैं, जिसमें ये लंबा वाला जो पार्ट है ये प्लस का हो गया और ये जो छोटा वाला है ये माइनस का हो गया। तो इस तरीके से सेल होता है। अब काफी सारे सेल साथ में जुड़ के क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके सेल्स जोड़ने स्टार्ट करे, सो ये हमारा होता है बैटरी। ठीक है, जब काफी सारे सेल एक साथ लग जाते हैं तो वो बैटरी बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे है हमारे पास की ओपन एंड की क्लोज। तो जैसे भी आपने देखा होगा कुछ सर्किट में ये जो स्विच है ना इसको हम प्लग बोलते हैं बेसिकली। सो अगर सर्किट में प्लग इस तरीके से लगा हुआ है मतलब करंट पास नहीं होगा, बिकॉज अगर बीच में डॉट नहीं है तो मतलब ये एक ओपन की है। मतलब जैसे यार एक सिंपल सी बात है, जब तक आप एक स्विच को ऑन नहीं करोगे तो लाइट नहीं जलेगी, मतलब स्विच ऑफ है। अगर स्विच ऑफ है आपका सो करंट पास नहीं होगा। द मोमेंट आप स्विच को ऑन करोगे, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे की क्लोज हो गई हमारी, एंड की के क्लोज होते ही करंट पास होगा। करंट पास होती है पंखा या लाइट जिसका भी आपने बटन दबाया है भाई वो वहां पे वो चीज चल जाएगी। ठीक है भाई, सो ये हो गया। देन वायर जॉइंट हमारा इस तरीके से, जैसे अभी मैं दिखा रही थी कि इस तरीके से सीरीज चल रही है, आपने कोई चीज पैरेलल में लगानी है तो यहाँ से आपने बस ऐसे उसको ऊपर किया और ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं वायर जॉइंट। और कहीं पे ऐसा दिखाने की वायर क्रॉसिंग दिखानी है बिना जॉइंट करे तो वो क्या होगी, ऐसे करके इसके ऊपर से टप्पा खा के निकल गई वो। ठीक है, जॉइंट नहीं हुई। उसके बाद बल्ब दिखाने तो सिंपल ड्राइंग में ऐसे करके हम दिखा देते हैं, ये तो बिल्कुल पिक्चर ही हो गई, बट सिंपली यूजली हम बल्ब को इस तरीके से दिखा देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आई नो अभी आपने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ेंगे, बट रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, कैसे दिखाते हैं हम उसको, इस तरीके से, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद एमीटर तो हम पढ़ के आए हैं कैसे कनेक्ट होता है बच्चे, सीरीज में, और होता कैसे है, इस तरीके से लग जाता है, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल। सेम इसी तरीके से वोल्ट मीटर होता है, बस इसके बीच में ए लिखा होता है, उसमें वी, वोल्ट मीटर है तो वी लिखा होता है। उसके बाद आता है एक रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है वो जब भी हम पहले रेजिस्टेंस पढ़ेंगे
उसके बाद ये पढ़ेंगे इसके सिंबल होते हैं इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस बना दिया, उस पे एरो बना दिया, या अगेन रेजिस्टेंस बना के इस तरीके से एरो बना दिया। सो ये हमारा रियोस्टैट का सिंबल होता है। ठीक है, अभी सब ये रेजिस्टेंस और ये सब अभी टॉपिक आएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी के लिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, विच इज ओम्स लॉ। सो अब ये ओम्स लॉ क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी इनकी वो है, एक बात इन्होंने बोली कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऐसे साइन ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, जब भी कोई चीज किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसका मतलब है अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। जैसे मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, आपको एक पेन लेना है 10 रुपए का, सो 10 रुपए है तो एक ही पेन लोगे। अगर आपके पास 20 रुपए है आप 2 पेन ले सकते हो। अगर आपके पास 30 रुपए है आप जाके 3 पेन ले लोगे। आपके पास 40 रुपए है आप जाके 4 पेन ले लोगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने मनी ज्यादा है आपके पास उतने ही नंबर ऑफ पेन्स आप ज्यादा ले सकते हो। भाई 20 रुपए है 2 ले ले, तो यहाँ पे देख रहे हो आप पैसे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ पेन्स बढ़ते जाएंगे। अगर पैसे कम होंगे तो नंबर ऑफ पेन्स कम लोगे। सो जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ती है या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम होती है तो हम बोलते हैं ये चीजें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे उन्होंने किस किस को बोला, उन्होंने बोला करंट और वोल्टेज जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इफ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका मतलब क्या है, किसी भी अप्लायंस में अगर आपने ज्यादा वोल्टेज दी तो करंट ज्यादा हो जाएगा, कम वोल्टेज है तो करंट कम होगा। इसको समझना बहुत सिंपल है। एक चीज बताओ, अगर कोई चीज है, जैसे कोई बच्चे का खिलौना है उसमें जिसमें हम सेल लगाते हैं, जो बैटरी सेल होते हैं, आपने वो लगाई है, टीवी का रिमोट है उसमें सेल लगाया, करंट पास तो उसमें भी हो रहा है। क्या कभी ऐसा हुआ है, ऐसे सुना है किसी से कि यार कोई बच्चे का खिलौना था, हाथ लगाया बहुत तेज करंट लग गया, अनटिल अनलेस वो इलेक्ट्रिसिटी वाला खिलौना हो कोई, ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। जैसे टीवी का रिमोट है उससे भाई बहुत तेज करंट लग गया, क्यों, क्योंकि वहां पे वोल्टेज बहुत कम है, वोल्टेज बहुत कम है तो करंट भी उसमें बहुत कम है। यही अगर आपने कोई किचन में अप्लायंस लगा रखे, मान लो एयर फ्रायर वगैरह था या कोई टोस्टर वगैरह लगा रखा है, वहां पे क्या है, वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो उसमें करंट फ्लो बहुत ज्यादा कर है। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज, वहां पे करंट लगने के चांसेस है ना, भाई नंगे पैर हुए एकदम से हाथ लगाया करंट लग गया, माइक्रोवेव से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पे क्या है, जितनी ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा करंट। तो इन्होंने बड़ी बेसिक सी चीज बोली कि यार वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी उतना ही करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम है तो करंट कम होगा। ठीक है, सो यहां से हमें मिला कि जो हमारा V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये चीज हमने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है कि जब कोई चीज किसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के आपको इक्वल्स टू लगाना है तो हमें साथ में कोई कांस्टेंट लगाना होता है। जैसे मैथ्स में यूजुअली हम K कांस्टेंट ले लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वल्स टू लगाना है। तो उन्होंने क्या कहा, चलो V के साथ यहाँ पे I को उसने बोला तुम नीचे आओ, अगर हम इक्वल्स टू लगाएंगे तो इक्वल्स टू के साथ एक कांस्टेंट लगेगा। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट उन्होंने कहा वो कांस्टेंट R है। ठीक है, अब ये तो ओम्स लॉ में तो इतना बोल के हट गए कि भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आगे उन्होंने कहा नहीं भैया ऐसे कैसे बच्चों को छोड़ देंगे, इतनी सी बात से न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराने हैं तो इक्वल्स टू डालना पड़ेगा। अब जब इक्वल्स टू डाला तो वहां पे एक कांस्टेंट लिखना था, तो वो कांस्टेंट उन्होंने क्या लिखा, R। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन गया V इक्वल्स टू I R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में था, R लिखते I उधर भेज दो। सो ये आ गया हमारा एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला कि अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो आप I इंटू R करोगे। I हो गया हमारा करंट, R हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब भैया बात आती है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। चलो ठीक है, लगा लेंगे फॉर्मूला, कर लेंगे, पर पता तो चले रेजिस्टेंस है क्या। अब इसके नाम से ही इसका मतलब पता चलना चाहिए भाई। रेजिस्टेंस, जैसे अगर मुझे कोई चीज करनी है और मैं कह रही हूँ नहीं यार मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करना, तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं रेसिस्ट कर रही हूँ कि मुझे नहीं करनी ये चीज। ठीक है, मतलब कोई काम अच्छा खासा चल रहा था, मेरे मना करने से वो क्या काम होगा, रुकेगा वो काम। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम भी यही होता है। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब भैया क्या कह रहे हैं वो, कि एक कंडक्टर है, इसमें हमारे चार्जेस आराम से फ्लो हो रहे हैं, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ना
उसकी वजह से ये जो चार्ज का फ्लो है वो इतना स्मूथली नहीं हो पाएगा, ये उस फ्लो को रेसिस्ट करेगा। अब क्यों होगा ऐसे बैठे बैठाए, क्या दिक्कत है इसको? ये बड़ा नेचुरल सा फिनोमिना है। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्लो कर रहे हैं वैसा तो नहीं है यार किसी भी कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। उसमें भाई जैसे अगर एक गोल्ड की चीज है तो उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे, कॉपर की चीज है तो कॉपर के एटम्स होंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना, जैसे यहाँ पे एटम्स हैं अलग अलग, तो ये इधर उधर क्या टक्कर खा रहे हैं। सो क्या एक बेसिक सी चीज है, जैसे यहाँ पे अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स थे तो यहाँ वो कंडक्टर से पास होते होते जब तक बाहर आएंगे ना तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 15 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे गायब हो गए। अब वो कैसे गायब हुआ और क्या हुआ था वो भी आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ तक समझ आ गया कि 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पास हो रहे हैं तो भैया ये 15 ही यहाँ तक पहुंचे, मतलब यहाँ पे ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स गए किस वजह से, अंदर कोई रेजिस्ट कर रहा था, कोई रेजिस्टेंस था जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब जैसे नेचुरली इसको समझे तो ऐसे है भाई, एटम्स आपस में टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, सो वो जो कोलिजन वगैरह हो रहा है वो रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है। अच्छा यही चीज होती है भाई, जैसे हम कहते हैं कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है मतलब उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस है, कोई बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है मतलब उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब अगर जैसे यहाँ पे तो मैंने कहा 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर 15 इलेक्ट्रॉन्स निकले, लेकिन अगर यही कंडक्टर की जगह इंसुलेटर होता तो भाई 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे होते और यहाँ से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलते, बाकी सारे यहाँ पे शहीद हो गए। तो अब देख लो कैसे क्या करंट पास करोगे जब फ्लो इतना स्लो हो गया कि भैया 20 इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करना था, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। सो यही कंडक्टर और जो हमारे इंसुलेटर है उसमें भी रेजिस्टेंस का ही फर्क होता है। ठीक है, चलो अब इस पे वापस आ जाते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये तो समझ में आ गया कि जो चार्जेस का फ्लो है उसको रेजिस्ट करा जाता है, किसका काम है वो करना, रेजिस्टेंस वो काम करता है। ठीक है, सिंपल हम पहले ही देख चुके हैं अभी जब हमने सर्किट डायग्राम में देखा था। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, अब क्योंकि आया कहाँ से है हमारा, कहाँ से आर का टॉपिक लेके आए हैं हम, अपने ओम्स लॉ से लाए हैं। सो इसका जो हमारा एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है एंड सिंबल इस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम पहले यहाँ पे पढ़ के आए हैं V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो अगर V इक्वल्स टू आई आर है तो R क्या हो जाएगा, सिंपल भाई यहाँ पे I को इधर भेज दो तो V अपॉन आई। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो वोल्टेज अपॉन में करंट निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट निकालोगे तो आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो रुक जाओ जरा, अगर आपको डिफाइन करने को आ जाए 1 ओम, कैसे डिफाइन करोगे? अभी मैंने बोला सबकी एसआई यूनिट डिफाइन करने को आएगी। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम है, वी क्या है हमारा, वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है एसआई यूनिट, वोल्ट है। करंट है हमारा, करंट की एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर है। तो क्या बन जाएगा हमारा 1 ओम इक्वल होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। तो कैसे लिखेंगे, 1 ओम इज डिफाइंड एज दैट रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन 1 एम्पेयर करंट flows through an object having a potential difference of 1 volt। जब 1 एम्पेयर का जो करंट है वो फ्लो करेगा 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वाले से, तो हम कहेंगे 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। अब फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। एक तो मैं पहले ही बता चुकी, मटेरियल, जैसे कॉपर है उसमें सबसे कम वो रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस बहुत अच्छे होते हैं। सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सो ये सारे हमारे कंडक्टर्स बेसिकली हो गए, तो उस पर एक तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा लेंथ ऑफ वायर। अब एक यहाँ पे बड़े बेसिक तरीके से इसको समझते हुए चलेंगे। 2 वायर्स है आपके पास, ठीक है, एक थोड़ी इतनी लंबी सी वायर है, एक हमारी इतनी वायर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो हमें पता है कि इसमें रेजिस्टेंस होगा। अब अगर यहाँ से इतनी, यहाँ से मुझे यहाँ तक पास करना है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा या यहाँ से यहाँ पास करने में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक रास्ता है, ठीक है, वो पत्थरों वाला रास्ता, नंगे पैर जाना है आपको। अगर छोटा सा रास्ता होगा तो मैं जल्दी पार कर लूँगी, जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी। सो यहाँ पे भी ऐसे है। अब एटम्स को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से पास थ्रू करना है, छोटा सा रास्ता होगा, इलेक्ट्रॉन्स चलो यहाँ से शुरू होंगे, कितने रेजिस्टेंस मिल के भी यहाँ से पास थ्रू कर लेंगे। अब वायर जितनी ज़्यादा लंबी होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को तो भाई उसमें पास करना ही है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा।
ठीक है ना भाई। अब इतनी सी तार है, कितना भाई हर स्टेप पे भी रेजिस्टेंस दे दोगे, कितना दे दोगे। अब वही तार तुमने 20 मीटर की कर दी, तो भाई जितनी लंबी तार उतना रेजिस्टेंस ज्यादा फेस करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सो देयरफॉर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और जितनी छोटी होगी हमारी वायर, मतलब जितनी लेंथ वायर की कम होगी रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो जब भी ऐसा केस होता है कि एक चीज बढ़ी है दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, सो हम बोलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, उसके बाद जरा बात करते हैं एरिया और थिकनेस की। अब वायर्स इस तरीके से इमेजिन करो, एक ही ऐसी मोटी सी वायर है, इसके बीच से इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, और यहाँ पे एक पतली सी वायर है, इसके बीच में से जाना है। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस ज्यादा कहाँ होगा? अगर एक चौड़ी सी जितनी खुली जगह है वहां से इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल पाएंगे, या एकदम बिच्ची बिच्ची, अब जितनी यहाँ पे उतनी ज्यादा कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल पतली सी जगह से जा रहे हैं, कितना बिच्चम बिच्ची से जा रहे हैं बेचारे, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सो देयरफॉर जितनी वायर पतली है, जितना वायर का एरिया कम है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जितना एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन का एरिया जितना ज्यादा है उतना रेजिस्टेंस कम होगा। क्योंकि भाई एरिया जब आप बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने के लिए रास्ता आपने इतना बड़ा कर दिया, आराम से फ्लो कर पाएंगे। अब वो इतने जरे से रास्ते से फ्लो करेंगे बेचारे, तो कितनी धक्का मुक्की होगी। सो यहाँ पे अब क्या हुआ बच्चे, एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, अगर ये कम हो रही है तो ये बढ़ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे अभी हमने बोला कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसको ऐसे लिखते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई साइन नहीं होता, उसको सिंपल लिखते हैं आर इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन किसके? 1/a। इसका इनवर्स कर देंगे, मतलब एरिया 1/a लिख देंगे। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब उसके बाद टेम्परेचर एक तो हमने मटेरियल हो गया, कौन सा मटेरियल है, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस कितनी कम रेजिस्टेंस, उससे पता चल जाता है। एंड टेम्परेचर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेजिस्टेंस में। जैसे हमें पता है अगर किसी चीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये कंडक्टर है एक, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने पास करना है, मैंने बोला 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ से बेचारे 15 इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, जो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? हीट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम इस चीज़ को ये समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे इसको उल्टा समझने की कोशिश करो कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही थे। अब अगर मान लो कि भैया कोई पतली सी वायर थी, इसमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने पास होना था 20 और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शहीद हो गए। अभी जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है इधर बैठ के टेम्परेचर ही बढ़ाएंगे, हीट कॉज कर रहे हैं। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना उतनी ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि भाई कोलिजन पे कोलिजन हो रहा है, उतनी वो हीट क्रिएट कर रहे हैं ना। सो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस टेम्परेचर उतना ज्यादा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही टेम्परेचर हमारा कम रहेगा, हीट कम कॉज होगी। सो देयरफॉर यहाँ पे भी देखो, एक ज्यादा दूसरा ज्यादा, एक कम दूसरा कम। सो इसका क्या मतलब है, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारा टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा टेम्परेचर, जितना कम रेजिस्टेंस उतना कम टेम्परेचर। ठीक है, आई रियली होप ये समझ में आ रहा होगा। चलो अब यहां से हम जंप करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि यहां से अभी हमें ये पता चला कि हमने ये कैसे आया। देखो हमने देखा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। सो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई यहाँ पे भैया 1/a है, इधर L है, सो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L/A के। तो इसका यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिख रही हूँ तो मतलब तो वही है ना कि R ऊपर L है तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नीचे A है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब वही वाली बात आ जाएगी जैसे अभी हमने देखा था कि जब हमने कहा था कि हमारा जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I से, तो हमने कहा था भाई अब ये हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, I को नीचे भेजा था, इसकी जगह इक्वल्स टू लगाया था और कांस्टेंट R रख दिया था। जब भी आप यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है हटाते हो तो कांस्टेंट लिखना पड़ता है। अब इधर भी वही चीज़ है। अब इधर क्या होगा, ये हटाने के लिए, ये इसकी जगह मतलब इक्वल्स टू लगाने के लिए हमने
ये लगा दिया। अब ये क्या है, इसको बोलते हैं रो और इसका नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टेंस अलग होता है बच्चे, रेजिस्टिविटी अलग होता है, दो अलग चीजें हैं ये। ठीक है, सो जब हमने यहाँ का हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया ये, और अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा भाई, एल यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आर के नीचे आ जाएगा, ए यहाँ पे अपॉन में इधर आके ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे रो का फॉर्मूला हो गया आर ए अपॉन एल। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी चीज है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। कैसे, देखो अभी हमने फॉर्मूला निकाला इसका आर ए अपॉन एल, सो आर रेजिस्टेंस का हमने देखा ओम होता है, एसआई यूनिट एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ हमेशा हम मीटर में देखते हैं तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा ओम मीटर। सो भैया जब भी रेजिस्टेंस की बात होगी, रेजिस्टेंस हमारा होता है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम, एंड रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी थोड़ा सा थ्योरी भी बीच बीच में आएगी तो उसको साथ लेते हुए चलते हैं। सो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है या कम है। अगेन वही बात आ जाएगी, जितनी किसी चीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, अब मतलब वहां पर करंट को फ्लो करने में ज्यादा रेजिस्ट करेगी, सो वहां से करंट फ्लो आसानी से नहीं हो पाएगा, मतलब वो इंसुलेटर है। और जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी, जितना लो रेजिस्टिविटी वाला होगा, उतना ही वो करंट को आराम से फ्लो करने देगा, मतलब वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है बच्चे, चलो सो the metals and alloy have very low resistivity in the range of 10 raised to the power minus 6 ohm meter से लेके 10 raised to the power minus 8 ohm meter, इतनी उसकी रेजिस्टिविटी होती है। दे आर गुड कंडक्टर, देखो जितनी लो रेजिस्टिविटी होगी उतने ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लो रेजिस्टिविटी का मतलब है कि वो एक अच्छा कंडक्टर माना जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी भाई उतना ही वो फ्लो ऑफ चार्जेस को कम रेजिस्ट करेगा, और आराम से अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, सो इंसुलेटर्स लाइक रबर हो गया, ग्लास हो गया, हैव रेजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर 12 या 10 रेज टू द पावर 17, इस बीच इस रेंज में होती है, तो मतलब रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। और अगर हाई रेजिस्टिविटी है मतलब वो चार्जेस को फ्लो आसानी से नहीं होने देगा, मतलब अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने दे रहा तो वो क्या हो गया, बैड कंडक्टर, या हम उसको बोल सकते हैं इंसुलेटर हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। आगे देखो थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ते हैं। alloys do not oxidize, oxidize here means burn readily at high temperature। अब अच्छा alloy क्या होता है ये पता है ना सबको, alloy बेसिकली होते हैं दो अलग अलग तरह के मेटल्स मिलके एक मेटल बनाते हैं, वो होगा बेसिकली। सो alloy क्या होता है, ये इजीली बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर भी अगर हो जाएगा, वैसे आपने यूजुअली देखा होगा किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जल गया, जैसे आपने देखा होगा बहुत हमने ज़्यादा सुना हुआ है कि जैसे स्कूटी में आग लग गई, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, क्या होता है वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ एकदम से आग लग गई, तो क्या हुआ, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो जल गई चीज़। ठीक है, सो एलॉय में ऐसा नहीं होता, हाई टेम्परेचर पे भी वो बर्न नहीं करते। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसिंग मतलब जैसे प्रेस है, अब उसको हमें गर्म चाहिए तभी तो हम प्रेस करेंगे। अब अगर वो किसी ऐसी चीज से बनी हुई है कि भाई ज्यादा गर्म होगी तो जल जाएगी, फिर तो प्रेस अपना काम ही नहीं करेगी, उसका काम ही है कि भाई तो अच्छे से गर्म होगी तभी तो हम कपड़े प्रेस करेंगे। सिमिलरली हमारा टोस्टर हो गया, टोस्टर का काम भी है, ब्रेड को टोस्ट तभी करेंगे जब वो अच्छे से हीटअप होगा। अब अगर वो हीटअप होने पे अगर जल जाए फिर तो हो गया काम, फिर तो टोस्ट को क्या जलाएगा, तो खुद ही जल गया बेचारा। इस तरीके से इसलिए इन चीजों में क्या यूज होते हैं, एलॉय यूज होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है बच्चे। ये बहुत जगह पे पूछ रहे हैं क्यों इन चीज ये मटेरियल्स क्यों हमारे मतलब इन चीजों में क्यों एलॉय यूज होता है, क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो इजीली बर्न नहीं करते। ठीक है बच्चे, उसके बाद इसी तरीके से एक टंगस्टन इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर फिलामेंट्स होते हैं, वो बनते हैं इस टंगस्टन से। ये भी क्वेश्चन आ जाता है क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है भाई, वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक। ऐसा क्यों होता है,
अगेन सेम पॉइंट कि भैया उसका ये अगेन एक एलॉय है ना, सो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ऐसा नहीं। बल्ब अगर आप देखोगे ना, जैसे बल्ब अगर जल रहा है बहुत देर तक तो क्या होगा, फिलामेंट उसका अच्छे से गर्म हो चुका होता है। अगर अब इवन बल्ब के आसपास भी हाथ, इवन जैसे यहाँ पे भी स्टूडियो रूम में भी जो लाइट्स जले ना, अगर हम उसके आसपास हाथ रखेंगे ना तो हीट आती है वहां से, सो दैट मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर होता है। तो इन सब चीज इन डिवाइसेस से बना, इन मटेरियल से बनाया जाता है कि वो खुद ही डिवाइस ऑक्सीडाइज होकर बर्न वर्न ना हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। और जब भी बात करेंगे, ये जो फिलामेंट होता है किसका बना हुआ है, टंगस्टन का, और ये जो कॉपर और एल्युमिनियम की होती है, इससे हमारी नॉर्मल जो लाइंस है, वायर्स है बेसिकली, वो बनती हैं, ठीक है। अब हमने जब अभी सर्किट डायग्राम किया था तो वहां पे हमने एक ये पढ़ा था रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है बच्चे, एन इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से समझना, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल करंट बाय वैरिंग द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। देखो यहाँ पे उसने बोला कि ये जो है ना, ये रियोस्टैट हेल्प करता है करंट को कंट्रोल करने में, मतलब करंट को बेसिकली कम ज्यादा करने में। अब हमें पता है करंट और वोल्टेज क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी चीज में आपको करंट बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, सिंपली वोल्टेज बढ़ा दोगे, करंट अपने आप बढ़ जाएगा। किसी चीज में करंट कम करना है, वोल्टेज कम करोगे, करंट कम हो जाएगा। लेकिन ये रियोस्टैट क्या करता है, ये बिना वोल्टेज को छेड़े सिर्फ रेजिस्टेंस को एडजस्ट करता है, रेजिस्टेंस को वेरी करता है, जिससे करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये काम होता है रियोस्टैट का। दोबारा से एक बार बताती हूँ, ये करंट को रेगुलेट करता है, कम ज्यादा कर पाता है बिना वोल्टेज को छेड़े। वोल्टेज को मतलब बिल्कुल नहीं छेड़ेगा। ये किसके साथ खेलेगा, ये खेलेगा रेजिस्टेंस के साथ, उसको चेंज करके ये करंट को कम ज्यादा कर पाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है रियोस्टैट का, ठीक है। चलो आओ अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की जब हम बात करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक है तरीका सीरीज में उसको लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका है पैरेलल में लगा सकते हैं। ये अभी हम पढ़ के आए हैं सीरीज से, याद करो किसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, हम एमीटर। एमीटर क्या होता है बच्चे, जिससे हम करंट मेजर करते हैं, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। और पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं। ये हम इसलिए पढ़ के आए हैं थोड़ा सा कि सीरीज में कनेक्ट करना और पैरेलल में कनेक्ट करना। होता क्या है यहाँ पे देखो, जैसे ये तीन यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल पता है ना, ये किसका सिंबल होता है, ये इस तरीके से जो सिंबल होता है ये हमारे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। तो यहाँ पे तीन हमारे पास रेजिस्टर्स हैं, एंड ये एंड टू एंड ज्वाइन करके लगे हुए हैं, एक ही हम कह सकते हैं एक ही लाइन में लगे हुए हैं। सो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सीरीज में लगना। अब यही वैसे तो इसी में दे दिया, आप नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे वोल्टामीटर लगा हुआ है, ये हमेशा पैरेलल में ही लगता है, बट हम यहाँ समझते हैं। अब इन रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में लगाया हुआ है, ये देखो एक ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये आपस में कैसे लगे हुए हैं बच्चे, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल ही लगाना, इसको हम बोलते हैं लाइन वाइज लगाना, मतलब सीरीज में लगाना। और यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये हमेशा पैरेलल ही लगता है। इस केस में भी देखो यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल, एमीटर लगा हुआ है वो सीरीज में, इसमें देखो एमीटर सीरीज में लगा हुआ है और ये पैरेलल। मतलब देख के समझ में आ जाएगा क्या चीज सीरीज में लगी हुई है और क्या चीज पैरेलल लगी हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहले बात करते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, इसमें क्या फर्क आता है, क्या क्या चीजें होती है वो समझेंगे। जैसे व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब हम एंड टू एंड उनको ज्वाइन करते हैं, जैसे एक रेजिस्टर है इस तरीके से, ठीक है, फिर साथ में वायर आ गई, दूसरा हमने ऐसे, तो हमने क्या किया, एंड टू एंड इसको ज्वाइन कर दिया। तो इसको ज्वाइन करना बोलते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इफ रेजिस्टेंस, जैसे तीन रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो एक सर्किट में अगर तीन चार रेजिस्टर लगे हुए हैं, सो हमें एक, जैसे कोई फॉर्मूला यूज करना है हमें, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, या हम बोल सकते हैं हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगा। सो वहां पे ये बड़ा हेल्पफुल होता है कि भाई जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं कि पैरेलल लगे हुए हैं। जब भी रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, जैसे R1, R2, R3 तीन अलग अलग हैं, एंड लेट्स सपोज ये जो था हमारा 6 ओम का था, ये था 4 ओम का, ये 2 ओम का था। तो जब मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी, सिंपल 6 + 4 10 + 2 12। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा 12। अब आपको लग रहा है यार बड़ी बेसिक सी चीज है, वो तो लगे सबको प्लस कर दिया टोटल आ गया, लेकिन इस तरीके से सबको प्लस कब किया जाएगा बच्चे, जब वो
सीरीज में लगा होगा। पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, पैरेलल के लिए भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी सीरीज में लगा होगा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं सबकी रेजिस्टेंस को प्लस कर दोगे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, वो ये है बच्चे कि जब भी एक सर्किट सीरीज वाला होता है सो उसमें करंट जो होता है वो सेम रहता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। जैसे मैं सिर्फ यहाँ पे वो वाला पार्ट समझा रही हूँ, इसलिए मैं सोच रही कि मैम सर्किट पूरा नहीं बनाया या कुछ। जैसे ये देखो, यहाँ से हमारे पास ये लगे हुए हैं, 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। अब जब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो क्या हो रहा है बच्चे, करंट यहाँ पे बराबर का फ्लो हो रहा है, मान लो 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। सो भैया इसके लिए भी वो 5 एम्पेयर ही है, इसके लिए भी 5 एम्पेयर है और इसके लिए भी 5 एम्पेयर ही है, ठीक है। करंट यहाँ पे तीनों के लिए सेम ही है, लेकिन वोल्टेज ऐसा मान लो कि जैसे यहाँ पे बैटरी लगी हो, ठीक है, ये याद रखने के लिए बस बता रही हूँ मैं। मान लो यहाँ बैटरी लगी हुई है, सो जब यहाँ अब ये बैटरी मान लो 6 वोल्ट्स की है, अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है सो भाई ऐसा माना जाएगा कि इसको जो वोल्टेज मिली वो अलग है, इसके लिए वोल्टेज अलग और इसके लिए वोल्टेज अलग। यहाँ पे वोल्टेज वेरी करेगी, ये समझ सकते हो, बैटरी के जो जितना पास उसके पास उतनी ज्यादा वोल्टेज, याद करने का तरीका है, ठीक है। तो ये बैटरी से दूर हो गया, ये बैटरी से और दूर हो गया। सो इस तरीके से याद रखोगे, सीरीज में करंट सबको सेम मिलता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। पहली चीज ये तो हो गया हमारा सीरीज का। अब बात करते हैं पैरेलल का, ठीक है। अच्छा, पैरेलल का बात करने से पहले एक बार इसकी डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अब सीरीज में अगर सीरीज सही है यार, रेजिस्टेंस निकालना भी इतना आसान है, सो पैरेलल का क्यों कंसेप्ट है, क्यों चीजें पैरेलल में लगे। इवन हमारे घरों में भी जो है ना, कभी भी कनेक्शन सीरीज में नहीं किए जाते क्योंकि उसकी कुछ डिसएडवांटेज है। क्या क्या डिसएडवांटेज है, पहली, द करंट इन सीरीज सर्किट इज कांस्टेंट। अभी हमने पढ़ा कि जब सीरीज में लगाते हैं करंट हमारा थ्रू आउट सेम रहता है, लेकिन भाई अगर वो थ्रू आउट सेम रहेगा so as a result connecting an electric lamp and an electric heater in series is clearly impractical। भाई अगर सेम करंट आ रहा है तो आप एक लैंप लगा दो और उसी में फिर आप एक हीटर लगा दो। हीटर को करंट ज्यादा चाहिए ना, लैंप को उतना करंट तो नहीं चाहिए। सो दोनों लग ही नहीं सकते एक साथ, ठीक है भाई। इसी तरीके से एज दे रिक्वायर करंट और वास्टली डिफरेंट वैल्यूज टू फंक्शन, अब दोनों को काम करने के लिए अलग अलग लेवल का करंट चाहिए। सिमिलरली द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ सीरीज सर्किट इज दैट इफ वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द अदर कंपोनेंट्स वर्क। सो सीरीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर उस सीरीज में जितनी भी चीजें कनेक्टेड है, अगर एक चीज भी खराब हो गई तो सारे कंपोनेंट्स काम करना बंद कर देंगे, कोई भी चीज काम नहीं करेगी। एक फॉल्ट की वजह से पूरा वो सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो वो फॉल्ट पहले तो पूरा ढूंढना पड़ेगा इस सर्किट में क्या फॉल्ट आया। अब क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज थे तो वहां से आया कि नहीं यार चीजें पैरेलल में लगाओ। अब पैरेलल में कैसे होगा, यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आएगा उससे। पहली बात तो इफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो यहाँ पे इस तरीके से था, ठीक है। फिर एक पैरेलल यूं लगा दिया हमने इसके, ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं एंड यहाँ से एक पैरेलल हमने ऐसे लगा दिया। तो अभी क्या हो गए, तीनों पैरेलल में लगे हुए। तो जब तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं सो अब जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे उसमें हमने क्या देखा था, सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अच्छा ये लिखा भी गलत हुआ है, दिस इज 1/R इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। टोटल रेजिस्टेंस आपको निकाले, देखो आप पूरा ऐसे निकालोगे एंड सिंस ये भी 1/R है तो हम फिर बाद में इसका अब ये मत करना कि मैं पहले ही रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले आप इसको निकालोगे, जैसे देखो अगर सेम मैं लूँ 2 है 4 है और 8 है, ठीक है, इस तरीके से, तो कैसे निकलेगा 1/R इक्वल्स टू 1/2 1/4 और 1/8। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब 2 4 जा 8 होता है प्लस, अच्छा यहाँ प्लस लगा दो एंड यहाँ पे 4 2 जा होगा और ये 1 आ जाएगा। सो ये आ गया 4 5 6 7 7/8 आ गया। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है, 1/R आया है मेरा 7/8। तो अगर R लिखना है सो रेसिप्रोकल कर दो, R क्या होगा 8/7 होगा। तो जब भी पैरेलल में लगेगा बच्चे तो फॉर्मूला ये होता है। सीरीज में हमने देखा था फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया था, ठीक है। अब जैसे हमने सीरीज में अभी हम देख के आए कि सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है।
अब इसमें इसका ऑपोजिट है, मतलब जब पैरेलल में लगेगा बच्चे तो पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो हमारा जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, करंट वैरी करेगा। इसमें क्या हुआ, देखो इसको ऐसे समझो, जैसे ये लगा हुआ है, अब मान लो यहाँ पे हमारा, मैंने पहले कैसे समझाया था कि यहाँ से वोल्टेज गई, जो जितना दूर है उसको अलग अलग वोल्टेज मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम इस बैटरी से इनकी वो देखे डिस्टेंस देखे तो ऑलमोस्ट सबका डिस्टेंस बराबर है, तो इन तीनों को वोल्टेज सेम मिल रही है, लेकिन क्योंकि हमारा करंट बेचारा आया और वहां 3 जगहों पे डिवाइड हो गया, तो हमारा करंट 3 जगह बट गया, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे करंट जो है वो चेंज होता रहता है, वो डिफरेंट होता है, लेकिन वोल्टेज सेम होती है। ठीक है, तो हमने पैरेलल में क्या 2 चीजें पढ़ी बच्चे, एक तो अगर पैरेलल में आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 R4 जितने भी होंगे ऐसे प्लस कर देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। उसके अलावा हमने देखा कि जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो वोल्टेज सेम होती है, करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, चलो ये चीज हमने पढ़ ली, यही मेन चीजें थी हमारी सीरीज और करंट वाला। अब बात करते हैं जरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट का ना हीटिंग इफेक्ट भी, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, बीच में एक जगह मैंने ये चीज बोली भी थी। यहाँ पे देखो अभी हमने बात किया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब यहाँ पे मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई रेजिस्टेंस हो रहा है। अब उस रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे मतलब रेजिस्टेंस कोलिजन की वजह से हो रहा है। अब रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे मैंने बोला कि अगर इधर से 20 इलेक्ट्रॉन्स चले और यहाँ पे सिर्फ 15 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, तो यहाँ जो 5 इलेक्ट्रॉन शहीद हुए वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो हीट में कन्वर्ट हो गए। और ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है यार, एक बल्ब जल रहा है, हाथ लगा के देखो बहुत टाइम तक चल रहा है, गर्म हो जाता है, पंखा गर्म हो जाता है, या छोटा सा यार फोन का एग्जांपल ले लो, फोन हम चार्जिंग पे लगाते हैं, क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो जिस भी चीज में से करंट पास होता है वहां पे थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो भैया इलेक्ट्रिक करंट जब भी किसी चीज से पास होती है तो वो चीज गर्म हो जाती है, उसी को ही हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको ना, अब जैसे अगर आपको निकालना है कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां तक हम कैसे पहुंचे कि हमने ऐसे बोला कि यार जैसे अब कोई चीज गर्म हो रही है, ऐसा तो है नहीं मैंने स्विच ऑन किया और भाई गर्म हो गया, जितनी देर तक वो चलता जा रहा है उन सब चीजों से। वैसे तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना वर्क डन, जितना लंबा वो चला, जितना वर्क डन उस पे हुआ उतना ज्यादा हीट निकला। अब वर्क डन से हमारे पास आ गया, हमने सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भैया जब हमने मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में कहा था कि जितना वर्क डन किया जाएगा चार्ज को मूव करने के लिए उतना उसका पोटेंशियल होगा। तो यहां से अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूं तो वो मेरा इक्वल हो जाएगा वी क्यू के। ठीक है, वी मतलब क्या, वी मतलब हमारा वोल्टेज, या हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, एंड क्यू मतलब चार्ज। सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस और जितना चार्ज वो इक्वल होगा वर्क डन के। अब यहाँ से देखो अलग अलग फॉर्मुलेस कैसे बनेंगे। अब मुझे पता है आई इक्वल होता है क्यू अपॉन टी के, ये भी हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था, करंट जब डिस्कस किया था। करंट हमारा होता है चार्ज अपॉन टाइम। सो यहाँ से मैं कह सकती हूँ Q इक्वल होगा आई टी के। सो Q की जगह मैं आई टी लगा सकती हूँ, तो ये आ गया वी आई टी, मतलब W इक्वल्स टू वी आई टी हो गया। ऑल्सो यहाँ पे अगर आई टी तो ऐसे ही रहने दो, V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होगा, तो अगर मैं यहाँ पे V की जगह आई आर लिखूंगी तो ये आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझाने की तरह घुमा फिरा के लाने का यहाँ पे रीजन ये था कि ये जो आया है ना W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये और कुछ नहीं बच्चे, हमारा हीट बताता है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, इतनी, आई स्क्वायर आर टी। और इसी को ही हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो दिस एनर्जी, अब ये जो वर्क डन, मैंने बोला था ना जब भी वर्क डन की बात होगी बेटा दैट मीन्स उस एनर्जी की बात हो रही है। नाउ दिस एनर्जी इज एग्जिबिटेड एज हीट। अब जितनी भी यहाँ पे जितना वर्क डन हुआ, जितनी उसमें एनर्जी लगी उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई। सो वी कैन से उस वर्क डन को जो मैं डब्ल्यू कर रही थी, W इक्वल्स टू हम कर रहे थे, वो बेसिकली हो गया H इक्वल्स टू वी आई टी या आई स्क्वायर, जो भी हाँ फॉर्मूले थे सेम वही। सो यहाँ से जो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी कैसे आया दोबारा एक बार बताऊं क्या, देखो हम अपने पहले फॉर्मूले से, मैं इसको यहाँ ले चलती हूँ करके दिखाती हूँ, हो सकता है आपको फिर ऐसे समझ में ना आ रहा हो। हमें पता था कि भाई जो वोल्टेज है ना वहां पे हमने पढ़ा था कि जितना वर्क डन किया गया है
चार्ज को मूव करने में वो वोल्टेज होता है। तो यहाँ से हमने पहले निकाला कि वर्क डन इक्वल हो गया, Q को इधर भेज दो, V इक्वल्स टू Q हो गया। ठीक है, अब ये एक तो ये हो गया कि ठीक है भैया जब भी वर्क डन बताना होगा V इक्वल्स टू Q होगा। अब हमने कहा भाई Q का फॉर्मूला भी पढ़ा हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चाह रहे थे, करंट और रेजिस्टेंस को लाना चाह रहे थे। तो Q में हमने पढ़ा हुआ, Q कहाँ पढ़ा था हमने, चार्ज किसके पे, जब हमने करंट पढ़ा था कि जब भी करंट की बात करते तो करंट कैसे निकालते हैं, कितना चार्ज फ्लो हुआ है पर सेकेंड, ऐसे करके, तो Q अपॉन T हो गया। तो यहाँ से अगर मुझे Q निकालना है तो Q इक्वल्स होता है, इक्वल होगा I इंटू टी के। सो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू VIT। सो अगर आपके पास टाइम दे रखा है, आपके पास करंट कितना है ये दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो आप निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ से अपना इस V वोल्टेज को भी रिप्लेस करना चाहूँ तो हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, V इक्वल टू होता है IR के। तो V की जगह मैं लिख सकती हूँ W इक्वल्स टू, V की जगह मैंने लिख दिया IR, और IT तो पहले से ही है, तो 2 I हो गए, I स्क्वायर RT। सो ये जो I स्क्वायर RT है वो हमारा इक्वल हो गया वर्क डन के। अब ये वर्क डन क्या है, दिस इज नथिंग बट कितनी एनर्जी लगी, और यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में लगी है, हीट की फॉर्म में। सो वहां से हमने कह दिया कि हमारा हीट जो है दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ठीक है, अब देखो इसी को, ये जो है ना H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, दिस इज कॉल्ड Joule's लॉ ऑफ हीटिंग विच स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द करंट इन द रेजिस्टर, करंट के स्क्वायर, और रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, कितनी रेजिस्टेंस है, एंड टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू दी रेजिस्टर। मतलब तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आई स्क्वायर, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तभी ये आई स्क्वायर है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा बच्चे रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस मतलब उतना ज्यादा कोलिजन हुआ है, जितना ज्यादा कोलिजन उतनी ज्यादा हीट क्रिएट होगी, एंड जितना ज्यादा टाइम पीरियड के। तो ये तीन फैक्टर्स है बेसिकली, हमारा आई हो गया, आर हो गया और टी हो गया, ये तीन फैक्टर्स है जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस हो रही है। एंड SI यूनिट फॉर दिस एनर्जी इज जूल। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा नहीं है कि हर बार ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो अनवांटेड होता है। जैसे ऑफ कोर्स या फोन चार्जिंग पे लगाया वो बेकार में गर्म हो रहा है, वो तो अनवांटेड ही है। बल्ब बेकार में गर्म हो रहा है, वो तो अनवांटेड है। लेकिन कहीं कहीं पे ये हेल्पफुल भी है। जैसे आपका जो हेयर ड्राई करने होते हैं, अगर वहां पे हीट प्रोड्यूस, अब तुमने भैया बिजली से लगाया है उसको, कैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो हीट प्रोड्यूस हमारे लिए हेल्पफुल है, तभी हम प्रेसिंग कर पा रहे हैं या ड्राई करना है, या जैसे अगेन प्रेस का एग्जांपल हो सकता है, सैंडविच मेकर हो सकते हैं, टोस्टर्स हो सकते हैं, इन सब में क्या, या हीटर हो सकते हैं। ये सब जो हीट प्रोड्यूस, यहाँ जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल, कहाँ कहाँ डिजायरेबल है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया। अगर आपको लग रहा है यार ये फ्यूज क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल, कहाँ कहाँ पे, कंप्यूटर गर्म हो रहा है, टीवी गर्म हो रहा है, रेफ्रिजरेटर गर्म हो रहा है, ये सब चीजों में हमारा ये अनडिजायरेबल है। नाउ इन इलेक्ट्रिक बल्ब मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट रेडिएट्स इन फॉर्म ऑफ लाइट। अब ये जो बल्ब है ना, हमें दिखता है, हमें क्या लगता है बल्ब क्या है, कैसे चल रहा है भाई, रोशनी देता है, बल्ब का काम रोशनी देना है। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द पावर, सारी पावर कंज्यूम किस चीज में हो रही है, ये जो फिलामेंट लगा हुआ है उसमें हो रही है, वो हीट अप होने में हो रही है। और जब वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है, उस हीट से एक स्मॉल पार्ट ऑफ वो रेडिएट करता है एज अ फॉर्म ऑफ लाइट। जबकि बल्ब एक्चुअल में क्या है, जैसे एक टोस्टर वगैरह, वही उसका जो गर्म हो रहा है वही उसका काम है, गर्म करेगा तभी उसमें हम अपनी ब्रेड को टोस्ट कर पाएंगे, या ड्रायर अगर गर्म करेगा तभी हम अपने बाल ड्राई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बल्ब के केस में वो जो फिलामेंट है, जब वो अच्छे सारी एनर्जी वो ले रहा है अपने आप को हीट अप करने में, तो जब वो हीट अप होता है तब वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नाउ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ये भी हम पढ़ के आए थे जब एलॉय वगैरह पढ़ रहे थे। इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सो वहां पे हमने पढ़ा था ना क्यों इसका बना हुआ है, ये एक अलॉय हो गया, इसका बना हुआ है क्योंकि अगेन वो हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई इतना गर्म हो गया फट गया, ठीक है। सिमिलरली वो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं बच्चे। आगे अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा यूजली इन्वर्टर्स में भी होता है ये, या घरों में भी बहुत जगह आपने देखा होगा। इसका क्या काम होता है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। सो होता क्या है ना बच्चे, ये हम बीच में सर्किट के लगा देते हैं, तो कभी भी अगर ओवरलोडिंग हो जाए या कभी भी शॉर्ट सर्किट होना ना, तो ये फ्यूज ब्रेक हो जाता है एंड वो कनेक्शन को तोड़ देता है। हमें पता है अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो जैसे ही अब क्या होता है, जब भी एक सर्किट होता है थ्रू आउट अगर वो क्लोज लूप चलता जा रहा है तब तो करंट पास होगा, जैसे ही कहीं से कुछ ब्रेक होगा करंट पास होना बंद हो जाता है। तो जब भी ओवरलोडिंग हो गई या ऐसी कोई चीज होगी तो सबसे पहले ये फ्यूज है वो ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये फ्यूज ब्रेक होगा कनेक्शन यहाँ पे जो है वो टूट जाएगा, करंट पास होना बंद हो जाएगा और कोई बड़ा हादसा होने से बच जाएगा। ठीक है, सो फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। सो या तो ये टिन से बना होता है या कॉपर एंड टिन से बना होता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज में ही किया जाता है इसको कनेक्ट विद लाइव वायर। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट्स, का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। करंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंस। सो इसकी करंट कैपेसिटी यूजुअली ज्यादा होती है, तो अगर बहुत ज्यादा करंट पास इससे पहले वो अप्लायंस तक पहुंचे यही फ्यूज हो जाएगा। मतलब देखो ना, अगर इसकी कैपेसिटी हाई है अप्लायंस से भी ज्यादा, तब भी अगर उतनी हाई आ रहा होगा तो ये फट जाएगा ना, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वरना आपकी अप्लायंस खराब होगी। इसीलिए ये फ्यूज का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चे, एंड नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो अब ये पावर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या कितनी कंज्यूम हो रही है, वो हमारी इलेक्ट्रिक पावर होती है। इसको हम एक इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम करा जा रहा है पर यूनिट टाइम में, वो उसकी पावर हो गई। ठीक है, तो बहुत जगह पे ना, पहले मैं ये वाला क्लियर कर देती हूँ, बहुत जगह पे ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम है। तो जब भी हमें ऐसे यहाँ पे एनर्जी निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल P इंटू टी कर देंगे। सो यहाँ से हम निकाल पाएंगे कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आ जाओ। सो अब अगर पावर की बात करें तो हमारे पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी आई। अब फिर वही चीज़ है भाई, V हमारा आई आर की इक्वल होता है, तो मैं V की जगह यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। P इक्वल्स टू अगर वी आई है और हमें पता है ये जो V है आई आर की इक्वल होता है, तो मैं V की जगह आई आर लिख सकती हूँ, साथ में I है तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। सो ये फॉर्मूला आ गया आई स्क्वायर आर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे I का फॉर्मूला डाल दूं, सो I क्या होता है, I इक्वल होता है V अपॉन आर के। सो ये हो जाएगा V अपॉन आर और इसका स्क्वायर है इंटू में R, सो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये आ गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1, तो बेसिकली V स्क्वायर अपॉन आर। तो एक ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे बस ये यार इक्वल्स टू वी है, V डाल लो, I डाल लो, ये सब इससे मतलब ये बेसिकली फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है कैसे पता चलेगा भाई, क्वेश्चन में जो चीज दे रखी होगी उस हिसाब से पता चलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। ठीक है, वॉट में लिखते हैं पावर को। सो 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ करंट फ्लोज एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। सो यहाँ पे उन्होंने बोला जब 1 एम्पेयर ऑफ करंट पास थ्रू हो रहा है, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम उससे पावर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट आप देखते होगे जो भी हमारी कमर्शियल यूनिट होती है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलो वॉट आर। आपके घर में जो बिल्स वगैरह आते हैं वो हमेशा ऐसे किलो वॉट आर में आते हैं, कॉमनली नोन एज यूनिट। जैसे होते हैं ना, बिजली का बिल आया है भाई, दिल्ली में तो सुना होगा कि 400 से ऊपर यूनिट्स, 400 से नीचे शायद ये पता नहीं 200 से नीचे यूनिट्स फ्री हैं, ऐसे करके कुछ है। तो वो यूनिट्स बेसिकली क्या है, दिस इज ये किलो वॉट आर, ये कितना आप कंज्यूम कर रहे हो। सो 1 किलो वॉट आर इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स की। ठीक है, सो इसी के साथ बच्चे हमारा चैप्टर खत्म होता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे कैसे चैप्टर खत्म कर दिया, और इतनी बड़ी चीज न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है। फॉर्मूलेज हमने इतने सारे डिस्कस करें तो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, एंड दिस इज द लेटेस्ट वीडियो। इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं आई बटन में वो डाल दूंगी। आई थिंक अभी लेटेस्ट जब बोर्ड एग्जाम से तब मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें
हमने इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स बच्चे डिस्कस कर रखे हैं, सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा चाहे वो बुक के एग्जाम्पल्स के हों, चाहे वो इन बिटवीन के हों, चाहे वो बैक एक्सरसाइज के हो, कोई भी आपका न्यूमेरिकल है वो यहाँ से नहीं बचेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम हमेशा पता है क्या गलती करते हैं बच्चे, हम हमेशा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं। एंड मैं हमेशा हमेशा आपको बोलती हूँ बेटा एनसीईआरटी सबसे मस्ट है, पहले ये करना है बाद में कुछ एक्स्ट्रा जाना है। सो इस वाले में आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, आई बटन में भी मिल जाएगा एंड ऑल्सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगी। ओके चलो, सो विद दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है कंप्लीट। लेकिन जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं मानोगे। वैसे भी नोट्स डिस्कस है, अभी इन बिटवीन क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज की जो थ्योरी क्वेश्चन है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे बट इन दी नेक्स्ट सेशन। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।